गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज आज डेट हो चुकी है 14 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। जी हाँ गाइज, शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निखार होता है और जिसके द्वारा ही जो व्यक्ति होते हैं वो अपने समाज का साथ ही अपना और अपने परिवार का भी विकास करते हैं। तो गाइज इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा से मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। और गाइज शिक्षा पाने के लिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। तो गाइज चलते हैं, अपने हार्ड वर्क करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। और गाइज अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज आज का पहला ही क्वेश्चन बना है जो है पॉलिटी से, और हम आज पॉलिटी का एक और कंसेप्ट करेंगे क्लियर। तो गाइज देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बना है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने के लिए NHRC द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है। तो गाइस क्वेश्चन क्या है कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में, तो गाइस हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो NHRC एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो NHRC ने कहा क्या है कि जो कोविड-19 में क्या मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनसे उनके अधिकार छीने गए हैं। जैसा कि आपको पता है हम लॉकडाउन में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि हमें निकलना भी नहीं चाहिए, वो हमारा ही हेल्थ के लिए अच्छा है। तो गाइज ये इसीलिए एक समिति गठित की गई है जिसके जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, KS रेड्डी। KS रेड्डी जी को इनका प्रमुख बनाया गया है, किसका, जो NHRC द्वारा गठित समिति है। तो गाइस जान लेते हैं NHRC क्या है। NHRC क्या है, तो गाइज यह है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो देखती है मानव के कहीं अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, किसी से किसी के अधिकार छीने तो नहीं जा रहे हैं। ठीक गाइज, तो NHRC इन चीज़ों पर विचार करती है। तो गाइज इसका देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। NHRC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। 1993 को NHRC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके मेंबर्स हैं 1+7, यानी कि 1 है, एक है चेयरपर्सन और 7 है अदर मेंबर्स। तो गाइज चेयरपर्सन कौन है, हमें चेयरपर्सन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चेयरपर्सन HL दत्तू। HL दत्तू हैं NHRC के चेयरपर्सन। ठीक है गाइज, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष पूरे होने तक। इनका जो 70 वर्ष की आयु है इनकी पूरी हो जाती है अगर, तो ये अपने पद को छोड़ देते हैं। ठीक गाइज, HL दत्तू कौन है, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक गाइज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके बनते हैं चेयरपर्सन। ठीक गाइज, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ हम 3 टर्म देखते हैं जो हैं विधिक यानी कि स्टैट्यूटरी, विधिक संस्थाएं यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, और साथ ही कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी संस्थाएं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं भारत में विधिक, संवैधानिक और कार्यकारी संस्थाएं। तो गाइज जो विधिक है जो वो है हमारी NHRC। NHRC क्या है, एक विधिक यानी कि स्टैट्यूटरी संस्था है। गाइज आपको याद रखना है। तो ये विधिक बॉडी होती क्या है, जो हमारे जो विधिक बॉडी होती हैं जिन्हें पार्लियामेंट में पास करके किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक गाइज, एस्टेब्लिश किया जाता है कैसे, पार्लियामेंट में किसी एक्ट को पास करके इन विधिक बॉडीज को बनाया जाता है। तो गाइस आपको याद रखना है। और संवैधानिक क्या होता है, जिन संस्थाओं का, जिन बॉडीज का हमारे संविधान में जिक्र होता है, जैसे कि UPSC,
और इलेक्शन कमीशन क्या है, ये संवैधानिक बॉडी है क्योंकि इनका हमारे जो संविधान है उनमें जिक्र हुआ है। तो गाइस आपको बताना है कि यूपीएससी का कौन से पार्ट में, संविधान के कौन से भाग में जिक्र हुआ है गाइस, जिससे आपको जो नॉलेज हो जाए और वो लंबे समय तक चले, आपको ये चेक करके बताना है। ठीक है गाइस। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो होती है जो केवल जो कार्यपालिका होती है उसके द्वारा कोई बॉडी बना दी जाती है, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग आपको याद रखना है गाइस कि एक एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी बॉडी है। ठीक है गाइस, आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किसने जूनोटिक रोग पर रिपोर्ट जारी की है। तो गाइस इसका आंसर होगा यूएनईपी। यूएनईपी प्लस ILRI। ILRI यानी कि इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूएनईपी प्लस ILRI ने यह रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? जूनोटिक रोगों पर रिपोर्ट। ये अब ये जूनोटिक क्या होता है आइए जान लेते हैं। जूनोटिक होता है जो जो रोग होते हैं, जूनोटिक रोग होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन बॉडी में, एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आते हैं। जैसे कि कोरोना को ले लीजिए आप, ह्यूमन बॉडी में आते हैं कहाँ से? एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आते हैं। वो रोग कौन से होते हैं? जूनोटिक रोग होते हैं। जैसे कोरोना किस से माना जाता है कि वो कौन से जानवर से हमारी बॉडी में आया है? तो चमगादड़ से माना जाता है। लेकिन चमगादड़ से भी ज़्यादा कौन से जो जानवर है उससे माना जाता है? वो है पेंगोलिन, जो आपको याद रखना है। पेंगोलिन का जो लक्षण है वो 99.99% हमारे इससे कोरोना से मिलते हैं, लेकिन चमगादड़ के कम मिलते हैं, लेकिन पेंगोलिन के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए पेंगोलिन को इसका सबसे बड़ा कैरियर कहा गया है। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। तो ये रिपोर्ट जो आई है आपको ये याद रखनी है। और कितनी परसेंट कहा गया है कि 60% जो जूनोटिक रोग हैं वो किससे माने जाते हैं? एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल से ह्यूमन बॉडी में माने जाते हैं कि 60% जो वर्तमान में जो रोग चल रहे हैं उनका 60% एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आ रहा है। ठीक गाइज, तो जान लेते हैं यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनईपी और प्लस ILRI, UNEP ILRI, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या में। केन्या कहाँ है? केन्या की भी राजधानी में क्या है? जो नैरोबी है राजधानी केन्या की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, और ये जो जूनोटिक रिपोर्ट है ये कब आई थी? 6 जुलाई को आई थी, जबकि इसका जूनोटिक डे भी बनाया जाता है। ठीक है, जूनोटिक डे आपको याद रखना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 जुलाई को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार ने किस मुख्यमंत्री की जयंती पर किसान दिवस रायतू दिनोत्सव मनाया है? तो गाइज इसका आंसर होगा YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर। गाइज YS राजशेखर रेड्डी जी की जयंती पर क्या बनाया है? किसान दिवस, जिसे दक्षिण भारत में बोला जाता है रायतू, किसान को बोला जाता है रायतू, और दिनोत्सव मनाया है किसकी जयंती पर? YS राजशेखर। ये कौन है? ये है फादर ऑफ जो प्रेजेंट CM है। प्रेजेंट CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी ने ये वो ऐलान किया है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्या मनाया जाया करेगा? किसान दिवस यानी रायतू दिनोत्सव बनाया जाया करेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई गई है? तो गाइस इसका आंसर होगा हिमालयन क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में एक भारत की सबसे बड़ी तितली पाई गई है, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग्स इसका नाम है। और ये कितनी बड़ी है, यानी कि जब ये इसके पंख कितने बड़े हैं? वो है 7 इंच के लगभग। जब ये अपने पंखों को फैलाती है तो वो 7 इंच के लगभग बड़े हो जाते हैं। तो इसे कहा जा रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, जो हिमालयी क्षेत्र में पाई गई है।
तो क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है जो है हाल ही में नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो गाइज यह सम्मान है जो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है गाइज, किन के लिए किया है? बुनकरों के लिए किया है यह नेकर सम्मान योजना। गाइज ये जो वर्ड है ये है दक्षिण भारत का वर्ड है। ठीक है गाइज, दक्षिण इंडिया का वर्ड है क्योंकि कर्नाटक जो है वो दक्षिण इंडिया में आते हैं। दक्षिण इंडिया में आइए देख लेते हैं कितने स्टेट्स आते हैं मैप के थ्रू। तो गाइज यह है भारत का मैप और देख लेते हैं जो मैंने हमको बताए थे मैप देखने के बेसिक्स। सबसे पहले कीजिए प्लस का निशान और ऊपर लिखिए नॉर्थ, साइड में लिखिए ईस्ट, नीचे लिखिए साउथ और इस साइड लिखिए वेस्ट। तो गाइज जो हमारे इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर है ये कौन से राज्य हैं? नॉर्दर्न स्टेट हैं। और साथ ही जो इधर इस साइड हैं जो 7 स्टेट्स मैंने आपको कल बताए थे वो क्या हैं? वो ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और ये जो इधर हैं गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ये कौन है? वेस्टर्न स्टेट हैं। और अब देख लेते हैं सदर्न स्टेट कौन कौन से हैं। तो गाइज ये हैं 5 स्टेट्स जो हैं वो हैं सदर्न स्टेट, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये 5 स्टेट्स हैं जो है सदर्न स्टेट। तो गाइज न्यूज़ कौन से उसकी बनी है? कर्नाटका स्टेट की बनी है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा स्टेट है? सदर्न स्टेट है। तो गाइज क्वेश्चन 6 बना है IAIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? तो गाइज इसका आंसर होगा अमित पंघाल। अमित पंघाल जी ने टॉप किया है AIBA की वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में टॉप किया है। तो कौन सी कैटेगरी में किया है? 52 kg 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है। तो गाइज AIBA को जान लेते हैं। AIBA क्या है? AIBA है एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। ठीक है गाइज, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका लुसाने। हेडक्वार्टर लुसाने में है। ठीक है, जो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर लुसाने जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए जो है हाल ही में जर्मनी ने किस वर्ष तक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। तो गाइज इसका आंसर होगा 2038 तक। 2038 तक जर्मनी जो कि एक यूरोपियन कंट्री है उसने कोयले का पूर्ण रूप से उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। 2038 तक यह कोयले का पूर्ण रूप से बंद कर देगा कोयले का उपयोग। तो गाइस जान लेते हैं कि जो कोयला होता है और जो जर्मनी में कोयले का निर्माण किस लिए होता है गाइस? कोयले का जो यूज़ होता है वो होता है लाइट बनाने में। ठीक गाइस, और जो जर्मनी है वो करीब 40% जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस करता है? कोयले से प्रोड्यूस करता है 40% अपनी एनर्जी। तो गाइज अब ऐसे में चलते हुए क्या जर्मनी ने क्या निर्णय लिया है कि जो कोयला है वो 2038 तक पूरी तरीके से वह बंद कर देगा अपने लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है गाइज, क्योंकि कोयला जो है एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए जो है हाल ही में सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए मंजूरी किन राज्यों में दी है? तो गाइस इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश, यानी कि इन तीनों राज्यों में इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है गाइस, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? एक चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं मैप में इनकी क्या लोकेशन है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए गाइज, यह है अपना उत्तर प्रदेश और यह है राजस्थान और यह है मध्य प्रदेश। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर चंबल एक्सप्रेस वे के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों में होकर गुजर रही है यह है जो चंबल एक्सप्रेस वे है। तो गाइस क्वेश्चन 9 बनता है
हाल ही में काटसा खबरों में था, यह किस देश से जुड़ा है? तो इस पहले तो इसको कीजिए आप थोड़ा ठीक। ये है काटसा। काटसा खबरों में है, ये काटसा एक्ट है और जो जुड़ा हुआ है अमेरिका से। अमेरिका से ये जो एक एक्ट है, नाम है काटसा, इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए आप। काटसा काटसा एक्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है? अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो गाइज इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो गाइज आपको ये इसकी फुल फॉर्म जरूर ही याद रखनी है, क्योंकि ये आपको बार बार न्यूज़ में आकर परेशान करता रहेगा। तो आपको इसको एक बार में ही याद रखनी है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो गाइज ये है अमेरिका का एक एक्ट है जो यह लगाता है किन देशों पर, जहां जो देश इसकी बात नहीं मानते हैं, यानी कि जिन देशों से ये मना करता है कि हम आपको किसी अन्य देश के साथ जो कि अमेरिका के दुश्मन हैं उनके साथ आपको व्यापार नहीं करना है। किस चीज़ का व्यापार नहीं करना है? आर्म्स का व्यापार नहीं करना है, यानी कि हथियारों का व्यापार नहीं करना है। और अगर वो देश उसकी नहीं मानते हैं तो वो लगाता है क्या? अपना काटसा। तो गाइज आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगा न्यूज़ में। ठीक है गाइज, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी ही है। तो गाइज हाल ही में यह एक्ट खबरों में है, क्यों? क्योंकि अमेरिका विचार कर रहा है भारत पर काटसा एक्ट लगाने की, क्योंकि भारत ने हाल ही में जो रूस है जो कि अमेरिका का एक दुश्मन देश है, तो गाइज उससे भारत ने हथियारों का व्यापार किया है। कौन कौन से हथियार खरीदे हैं? एक हथियार खरीदा था पहले S-400 खरीदा था एक हथियार रूस से। और साथ ही जो मैंने आपको अभी लास्ट कुछ दिन पहले बताया था कि 39,000 हम अपनी सेना पर खर्च करेंगे। तो गाइज उनमें से जो बाकी जो बचे पैसे थे उनका हम रूस से व्यापार करने वाले थे। तो मैंने आपको बताया था, तो इंटरलिंक करते चलना है गाइज। तो गाइज उनमें से 21 MiG-29 जो एयरक्राफ्ट हैं, 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को भारत खरीदेगा किससे? रूस से। और साथ ही 12 सुखोई खरीदेगा किससे? रूस से। लेकिन भारत ने कहा है कि आपको सुखोई जो है हमारे भारत में आकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत आपको ये जो सुखोई है आपको हमारे भारत में आकर बनाना पड़ेगा। तो गाइज यह था जिस वजह से अमेरिका कर रहा है विचार कि हमें भारत पर ये काटसा एक्ट लगा देना चाहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत जो है वो पूरे विश्व में कितने हथियारों का आयात करता है। ठीक है गाइज, आयात करता है भारत सेकंड नंबर पर। भारत सेकंड है पूरी दुनिया में जो हथियारों का करता है क्या? आयात। और जो फर्स्ट है वो कौन है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरब आपको याद रखना है, सऊदी अरब फर्स्ट नंबर पर है जो विश्व में हथियारों का आयात करता है, और भारत है सेकंड नंबर पे। ठीक है गाइस, और जो भारत है वो फर्स्ट नंबर पे किससे करता है? जो सबसे ज़्यादा किससे करता है? जो अपने व्यापार किससे करता है हथियारों का? वो है रशिया। रशिया से सबसे ज़्यादा भारत करता है व्यापार हथियारों का, रूस से। ठीक है, और ये किसने बताया है ऐसी चीज़ है कि भारत सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा आयात करता है? तो वो बताया है, एक आती है सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट आती है गाइस। सिप्री जो है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आती रहती है। तो गाइस ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो है स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है गाइस? स्वीडन की राजधानी है। आपको याद रखना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की यह रिपोर्ट है कि भारत सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है हथियारों का, और रूस से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। और गाइस इसने ही कहा है कि जो भारत है वो मेक इन इंडिया, जब से भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम अपना शुरू किया है तब से भारत ने
विदेशों पर निर्भर रहना बंद कर दिया है, यानी कि अपने व्यापारों में कमी लाई है मेक इन इंडिया के तहत चलते हुए। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है लास्ट, और जो है हाल ही में इसरो ने फोबोस चांद की तस्वीर लेने के कारण खबरों में था। तो फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? जी हाँ गाइज, फोबोस एक चांद है। किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह का चांद है क्या? फोबोस। तो जैसे कि हमारे पृथ्वी का चांद है क्या? चांद ऑफ कोर्स चंदा मामा। तो गाइस इसी तरीके से फोबोस किसका चांद है? मंगल ग्रह का चांद है। तो जो इसरो है, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फोबोस की तस्वीर लेने के कारण यह खबरों में था और इसने फोबोस की तस्वीर ली है। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है कि फोबोस किस जो ग्रह है वो ग्रह का चांद है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये जो इसरो है, इसरो ने एक अपना मिशन भेजा था स्पेस में, जिसका नाम था मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसने भेजा था कहाँ? स्पेस में अपना मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है गाइस, जो कब भेजा था? 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2013 में ये अपना मिशन भेजा था मार्स पर। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत के लिए। तो 5 नवंबर 2013 को ये अपना मिशन भेजा था। तो गाइस मिशन में मतलब सैटेलाइट भेजी थी और मंगल के ऑर्बिट्स में, जो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ जैसे कि ऑर्बिट्स होते हैं, उसी तरह मंगल के चारों तरफ भी ऑर्बिट्स होते हैं। तो वहाँ पर अपनी सैटेलाइट सेट की थी कब? 5 नवंबर 2013 को। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। और उसी सैटेलाइट ने क्या किया है? फ़ोटो खींची है फोबोस की। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो का, जो है हाल ही में भारत ने किस उद्देश्य से अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गाइस जिसका आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है? जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज।